मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न। तो ड्यूरेशन से 15 जितने भी प्रश्न की बात की जाएगी वे सभी के सभी जो हैं आपके अति लघु में और साथ ही साथ बहुविकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ड्यूरेशन। तो इस प्रश्नों को देखते हुए भी दूसरों पर शेयर जरूर करें, इतना हेल्प आप लोग इस चैनल का जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और उसके साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है 950 690 250 उसे भी ज्वाइन करें, ताकि आप लोग को ये पीडीएफ भी आसानी से और जो भी चीज़ें हैं वो इस जो भी लेक्चर है समाजशास्त्र के वो सभी के सभी महत्वपूर्ण जो लेक्चर हैं आप लोग को प्रोवाइड किए जा सके। और एक बार आप लोग उस पूरे के पूरे जो सीरीज है उनको ज़रूर देख लीजिएगा। समाजशास्त्र की लगभग 25 से 30 वीडियो जो बना रखे हैं हमने, उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए डियर, हम लोग का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर। और जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है डियर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। दूसरे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। समाज के विचार को धर्म की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन है? समाज के विचार को धर्म की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन है, ये हम लोग का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमाइल दुर्खिम इनका नाम है डिस्टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं और इन्होंने इस बात को कहा हुआ था, समाज के विचार को धर्म की आत्मा सर्वप्रथम संज्ञा इन्होंने ही दी थी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। किसने कहा धर्म और जनता के लिए अफीम है? धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम का कार्य करता है, ये कथन किसका है? तो धर्म जनता के लिए अफीम है, ये डिस्टेंस जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि धर्म जो है वो जनता के लिए या लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है। बढ़ते हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा आपका प्रश्न क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण क्या है? चौथा प्रश्न डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो डिस्टेंस यहाँ पर एक दो लक्षण, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से देखिए 3 लक्षणों के बारे में बात की गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप इन सभी लोगों को देख लीजिएगा। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण जो होता है, पहला इसमें क्या है? राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, ये पहला आपका हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाएगा आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। पहला क्या है? राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना, लोक कल्याणकारी राज्य का ये प्रमुख लक्षण है। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना और उसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था करने का कार्य जो होता है वह लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख, ये सभी जो होते हैं वो लक्षण है। ठीक है, क्या क्या है? राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो ये प्रमुख रूप से जो है वो लक्षण है मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य के। तो ये चौथा डिस्कशन आप लोग का प्रश्न हो जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा आपका प्रश्न क्या है? राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, यह कथन किसका है? प्रश्न को ध्यान सुनिए डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा प्रश्न। राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, यह कथन किसका है? तो डिस्टेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री या समाज सुधारक के रूप में नाम जानते ही होंगे, मुसोलिनी। ठीक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है ना। इटली का जब एकीकरण की बात होती है तो मुसोलिनी का नाम देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण की जब बात आती है तो वहाँ पर होते हैं ना उस समय महत्वपूर्ण रूप से जो समाज सुधारक के रूप में मुसोलिनी का नाम डिस्टेंस जरूर लिया जाता है। ठीक है ना, तो इटली के मतलब एकीकरण के रूप में तो मुसोलिनी का ये कथन रहा डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है मुसोलिनी, इनका नाम याद रखिएगा। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या कहलाता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है डिस्टेंस? तो हम लोग अगर बात करें शिक्षा के व्यापक अर्थ को, तो जन्म से मृत्यु तक मिलने वाला जो ज्ञान होता है उसे ही हम लोग शिक्षा कहते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक के प्राप्त पूरे के पूरे जो ज्ञान होते हैं उन्हीं को हम लोग शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और ये जो ज्ञान मिलते हैं ड्यूरेशंस वो आपके अनवरत वो आपको मिलता रहता है, कहीं ना कहीं वो आपसे छोटे हैं आपसे बड़े हैं, तो ज्ञान की चीज़ें जो होती हैं वो सभी के द्वारा चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित यह प्रश्न है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर मन और आत्मा के विकास से है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए डिस्टेंस, सातवां प्रश्न जो है, किसने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर मन और आत्मा के विकास से है? तो डिस्टेंस ये जो कथन है वो महात्मा गांधी जी का है और जानते हैं कि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, इसलिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जब महान हो जाता है तो उसके प्रश्न भी जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका कथन भी महान है, महान व्यक्ति के वक्तव्य हैं ये लोग, तो ये आदर्शवादी कथन है, तो इन सभी वक्तव्यों को ग्रहण भी करना चाहिए अपने अंदर। तो सातवां जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा था प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें
और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि 9th में, वो 10th में जाने वाले, 11th में, 12th में जाने वाले हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि डीजे सर चैनल पर आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर काम हुआ, लेकिन अब हम लोग एकेडमिक तरीके से भी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और सिस्टमेटिकली तरीके से जो पूरा आप लोग का क्लास रहता है वो भी देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये तभी संभव होगा जब आप लोग अभी हम अपना समर्थन जरूर देंगे और डीजे सर चैनल को एक ब्रॉड चैनल बनाने में अपना भरपूर सहयोग जरूर कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? जॉन डीवी का देखिए डियर स्टूडेंट्स नाम आता है इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिक्षा शास्त्री भी हैं और समाजशास्त्री के रूप में भी देखिए इनको याद किया था, तो ये शिक्षा शास्त्री रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ना? ये जॉन डीवी जी का कथन है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो डियर स्टूडेंट्स ये एडम्स साहब ने कहा था, ठीक है, इस बात को। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है एजुकेशन, प्रशिक्षण कार्य होता है, ठीक है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है? शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है एजुकेशन, सिखाना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी विशेष बातों को लोग एक दूसरे को जो प्रदान करते हैं, देते हैं, तो सिखाने का कार्य करते हैं ना। तो शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वो सिखाना होता है। बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां आपका प्रश्न क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो डिस्कशन देखिए, ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा इडुको शब्द से हुआ है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। 13वां प्रश्न भी देखिए उसी से संबंधित है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से हुई है। ये सीधा सीधा है, आप लोग डिस्कशन इसको देख लीजिएगा एक बार, आपका ये प्रश्न सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर एक दो बार आप इसको देख लेते हैं, सुन लेते हो, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह विचार किसका है? तो ऑडियंस, मैं प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह विचार या यह कथन किसका है? तो ऑडियंस, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन है, जिन्हें हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। तो 14वां प्रश्न जो एडिशन आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इसलिए प्रश्न की महानता और बढ़ जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए लेकिन हम लोग के सीरीज का अंतिम ये प्रश्न आ चुका है। 15वां प्रश्न हम लोग का डिस्कशन। मैं आप लोग को सीरीज देखिए मैंने अभी और भी प्रोवाइड करा रखे हैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज को। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और सोशलॉजी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि उसमें मैंने देखिए लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और साथ ही साथ जो आपके बहुविकल्पी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर बहुत ही अच्छे से कार्य किया हुआ है। तो एक बार आप लोग उन प्रश्नों की सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। 15वां हम लोग का प्रश्न है, अनुलोम विवाह में ब्राह्मण वर्ण या जाति का पुरुष विवाह कर सकता है? तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर क्या होता है, अनुलोम विवाह में तो ब्राह्मण वर्ण के या जाति का जो पुरुष होता है वो क्षत्रिय स्त्री से, वैश्य स्त्री से और शूद्र स्त्री से किसी से भी यह विवाह कर सकता है। तो जानते हैं कि जो 4 वर्णों में स्टार्टिंग में बांटा गया था डिस्कशंस, जो वर्णों को बांटा गया था, वर्ण या जाति को 4 भागों में बांटा गया था ना, उसमें कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो सबसे सर्वोच्च पद वहाँ पर ब्राह्मण की बात होती है ना, जिनके जी में पूजा पाठ पठन ये सब बातें थी, ज्ञान की बातें थी। उसके बाद क्षत्रिय समाज को था, जिसमें कि युद्ध वगैरह की बात थी, रक्षा करने की बात थी, जिसमें कि हम सभी लोग भी आते हैं, तो क्षत्रिय हो गया। और वैश्य की बात हो गई, जो बिजनेस व्यापार की बातें करते थे, जो काम धंधे ऐसे व्यापारों के लिए करते थे, तो ये तीसरा स्तर हो जाएगा आपका। और चौथा जो होता है शूद्र स्तर, मतलब कि शूद्र, तो जिसमें से पूरा का पूरा साफ सफाई वगैरह की बात होती है, इन सभी को हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, वो पूरा सब समाज के सबसे निचले स्तर में जो थे वो शूद्र के थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अनुलोम विवाह का मतलब होता है, यदि ब्राह्मण वर्ग का पुरुष होगा तो वो क्षत्रिय स्त्री से, वैश्य स्त्री से या तो शूद्र स्त्री में किसी से विवाह कर सकता है, तभी उसको हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। तो ड्यूरेशन से ये रहे 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।